ऑल स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। इससे पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, पॉजिटिव के बारे में सीखे थे कि किस तरह से हम लोग पॉजिटिव बनाते हैं, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में एक्सप्लेन अभी नहीं किया हूँ। उसको एक साथ हम लोग फिर से एक्सप्लेनेशन देंगे, लेकिन अभी हम लोग सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में आज सीखना हम लोग को है और सीखने चाहेंगे और सीखिए। तो आज है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, PRESENT, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी यदि पहचान की यदि बात किया जाए हिंदी वाक्य में, तो इसका हिंदी वाक्य की पहचान ये होती है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि लगा रहे तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, हम इसके बारे में पहले ही बताए थे कि जिसमें ना है, लेकिन इसमें जैसे पढ़ना, ये तो आपको हो गया वर्ब, लेकिन जब भी पढ़ना शब्द यदि पढ़ रहे हैं इस तरह का यदि आए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। मान लीजिए जैसे लिखना, अब लिखना जो शब्द है यदि हिंदी में इस तरह से रह रहा है कि लिख रहे हैं, तो इस परिस्थिति में वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। हालांकि हम लोग को गांठ नहीं बांध लेना है कि रहा है, रही, रहेगा, तो उस स्थिति में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही मानेंगे। इसकी एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि यदि वो एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ है तो उसके स्थिति में बदलाव आता है, लेकिन यहाँ कोई एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं आ रहा हो। कहने का मतलब सिंपल सेंटेंस हो, जिस तरह कि मान लीजिए कि वह लिख रहा है, इस प्रकार का सेंटेंस हो, वह लिख रहा है, तो इस तरह का सिंपल सेंटेंस हो। जैसे कि वे लोग पढ़ रहे हैं, इस तरह का सेंटेंस हो, तो हम लोग जो है इसका स्ट्रक्चर जो इस तरह का होगा, स्ट्रक्चर हम लोग को स्ट्रक्चर को याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे सब्जेक्ट 1 के साथ हम लोग एम का प्रयोग करेंगे, बिफोर लगाएंगे, ऑब्जेक्ट बाय कॉम्प्लीमेंट, जैसे पहला स्ट्रक्चर हुआ। दूसरा स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट 2 के साथ आर लगाएंगे प्लस बिफोर लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट बाय कॉम्प्लीमेंट होगा। अब तीसरा स्ट्रक्चर की यदि बात करते हैं कि तीसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, तो तीसरा स्ट्रक्चर जो है आपका S3 के साथ होगा, S3 प्लस इज का प्रयोग होगा प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म ऑब्जेक्ट बाय कॉम्प्लीमेंट होगा। तो एग्जाम्पल जो मैंने लिखा, जैसे कि वह लिख रहा है, तो वह लिख रहा है मतलब ही हो गया, और ही जो है आपका S3 है, और ही इज, ही के साथ आपका इज हो गया। और ये लिखना का होता है राइट, WRITE होता है, लेकिन इसमें ई को हटाकर ING लगा देंगे तो हो जाएगा ही इज राइटिंग। तो देखिए सब्जेक्ट 3 के साथ इज लग गया और ये आपका V4 हो गया। और हम V4 के बारे में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि V1 में हम लोग जब ING जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो आपका V4 हो जाता है। यदि इसके बारे में आपको पढ़ना होगा तो आपका जो है वीडियो है, प्रीवियस वीडियो को आप देखिए और समझने का कोशिश कीजिए कि क्या मैं इसके बारे में समझाया हूँ। और वे लोग पढ़ रहे हैं तो हो जाएगा वे लोग का दे, और ये दे क्या आपका S2 है। S2 का भी एक्सप्लेनेशन मैं कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, S1, S2, S3, V1, V2, V3, V4 एंड V5 तक का मैं एक्सप्लेनेशन किया हूँ। लेकिन अभी हम लोग यहाँ जस्ट इस पर आएंगे कि दे के साथ जो होगा, जैसे वे लोग पढ़ रहे हैं तो होगा दे आर रीडिंग, वे लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये S2 हो गया, और S2 के साथ मैं क्या बताया हूँ कि R का प्रयोग होगा और ये V4 होगा। देखिए S2 के साथ R लगेगा, फिर V4 होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट बाय कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी हम आपको बताए थे। जैसे मान लेते हैं इस तरह का यदि वाक्य ले लिया जाए, जैसे सपोज किया जाए, सपोज हम लोग करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि वह किताब प्रतिदिन पढ़ रही है, वह किताब प्रतिदिन पढ़ रही है, इस तरह का मान लीजिए सेंटेंस है। तो वह का हो जाएगा सी इज, है ना, पढ़ना का हो जाएगा रीड, तो सी इज रीडिंग अ बुक, मतलब अ किताब, एक किताब, ए बुक डेली। तो कहने का मतलब ये आपका सब्जेक्ट 3 हो गया, इसके साथ हम लोग इज लगाए, बिफोर लगाए, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। जो बाकी जो बचे वो आपका कंप्लीमेंट हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद जो भी आपका अदर वर्ड का शब्द का प्रयोग जो भी करते हैं वो सब कंप्लीमेंट हो जाता है।
तो इस तरीक़ा से हम लोग ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में कोई ज़्यादा मतलब इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद जो भी अदर वर्ड आता है वो आपका कॉम्प्लीमेंट है। तो मैं यहाँ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सब्जेक्ट के साथ इसमें इज, एम, आर जो भी होता है ये आपका एक्सुलरी वर्ब होगा, वर्ब फॉर और ऑब्जेक्ट बाय कॉम्प्लीमेंट। इस बात को याद रखिएगा, इज, एम, आर ये जो है आपका एक्सुलरी वर्ब है, एक्सुलरी वर्ब, एक्सुलरी वर्ब, एक्सुलरी वर्ब, UXILIARY एक्सुलरी वर्ब। इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ये जो है हम लोग को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसकी इस्तेमाल की जाती है। लेकिन जैसे कि मैंने बता रहा था कि एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में, जैसे कि मान लीजिए यदि इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए कि वह जो है 5 दिनों से पढ़ रहा है, वह 5 दिनों से पढ़ रहा है, तो ये जो सेंटेंस हो गया, अब ये हम इसको यदि बना देंगे, इस तरह से बना देंगे कि ही इज रीडिंग फॉर 5 डेज, इस तरह से इसको यदि हम बना दें तो ये सेंटेंस क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत? क्योंकि ये फॉर 5 डेज जो है ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब एडवर्ब ऑफ यदि टाइम का इस्तेमाल होता है तो फिर वो इज का प्रयोग वहाँ नहीं होता है, बल्कि वहाँ पर ही हैज़ बीन रीडिंग होता है। कहने का मतलब ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 5 डेज। तो इस बात को हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो मैंने कहने मतलब एडवर्ब ऑफ यदि टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम आने के बाद सेंटेंस जो होता है वो कंडीशनल हो जाता है। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब अलग होता है, इस बात को ध्यान रखना, नहीं तो वो गलती हो जाएगा सेंटेंस को बनाने में। इस बात का हमेशा केयर करना है। यदि आपका एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया और रहा है, रही है, यदि वो आ गया तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वो आ जाएगा। और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं। तो इसके बारे में अभी हम आगे एक्सप्लेनेशन करेंगे, लेकिन फिर भी ये कंडीशन हो जाता है, इसलिए बताना बहुत अनिवार्य होता है। तो अब इस तरह का भी यदि सेंटेंस है, ये जो है आपको कंडीशनल है, वह 5 दिनों से बीमार है, वह 5 दिनों से बीमार है, तो इसमें जो है बहुत लोग इसको क्या करेंगे, वह 5 दिनों से बीमार है, कहने का मतलब ये हुआ कि ही हैज़ बीन इल फॉर 5 डेज। इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। ऐसा ये सेंटेंस यदि बनाएंगे, इस तरह से यदि बना देंगे, ही इज इल फॉर 5 डेज, इस तरह से यदि बनाते हैं तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। या इज का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। क्यों भाई नहीं होगा? क्योंकि यहाँ क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, और एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब सेंटेंस को कंडीशन में ला देता है। ये मैं बार बार इस बात को मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, और इस बात को समझना आपको बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से इस्तेमाल की जाती है ना। तो कहने का यह मतलब ये हुआ कि कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आपको एडवर्ब ऑफ टाइम आता है, एडवर्ब ऑफ टाइम आता है तो मतलब बदल जाता है। अब हम मान लेते हैं इस तरह से लिख रहे हैं कि ही इज कमिंग हियर, हम लिखेंगे ही इज कमिंग हियर टुमारो, है ना, टुमारो। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इस सेंटेंस का मतलब आपका फ्यूचर हो गया, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ही विल कम हियर, है ना, नेक्स्ट डे मतलब टुमारो मतलब अगले दिन। तो कहने का यह मतलब है कि यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम आने से इसका वैल्यूएशन जो होता है मतलब कि वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट डे ना लिख के टुमारो लिख देते हैं, है ना, टुमारो मतलब वो कल के दिन वो आएगा। तो यहाँ पर जो है ये जो कहने का मेरा मतलब है कि ये जो सेंटेंस जो होगा ये फ्यूचर को व्यक्त करने लगता है, फ्यूचर को एक्सप्रेस करता है। तो हम लोग फ्यूचर में दिखाने के लिए कभी कभी एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग करते हैं और जो है उसको फ्यूचर टाइम में दिखाने का कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो स्ट्रक्चर जो भी पढ़ें, स्ट्रक्चर जो भी हुआ हम लोग का वो क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बाय कॉम्प्लीमेंट। यही हमारा मूल स्ट्रक्चर हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझे, फिर इसी तरह से हम लोग और आगे फिर समझेंगे। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आज का इतना ही रहेगा, फिर अगले क्लास में नेक्स्ट जो है हम टेंस के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे।
थैंक यू।